हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अब आप लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यही पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमए में भी है, जैसे डीडीयू दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत गोरखपुर के एमए प्रथम सेमेस्टर में यह चतुर्थ पेपर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह एमए का भी विषय है। और इसी तरह से कानपुर या छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में भी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, यानी कि भारतीय सरकार और राजनीति है। और इसी तरह से महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड पॉलिटिक्स है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड पॉलिटिक्स है, भारतीय संविधान, विधि एवं राजनीति। तो यह जो पेपर मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह लगभग सभी विश्वविद्यालयों के एमए में और बीए में पढ़ाया जा रहा है। तो मैं आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रथम यूनिट शुरू करूंगा, और यह सभी टॉपिक डीडीयू के एमए प्रथम सेमेस्टर में भी दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य या भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जब हम इस बैकग्राउंड को जान लेंगे तभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। फिर हम समझ पाएंगे कि मूवमेंट क्यों प्रारंभ होते हैं, आंदोलन क्यों प्रारंभ होते हैं, कौन कौन से ऐसे तथ्य होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ती है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन या ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य। भारत में यूरोपीय कंपनियां क्यों आती हैं और कैसे आती हैं? जैसा कि भारत का जो व्यापार होता है, जैसा कि प्राचीन समय में भी भारत का व्यापार यूरोपीय देशों से होता था, अरब कंट्री से होता था। और प्राचीन काल में भारत को हम क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहा जाता था। 16वीं सदी तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन बर्ड कहा जाता था। गोल्डन बर्ड कहने का कारण था क्योंकि भारत में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, विभिन्न वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में होती, यानी कि इतने संसाधन होते हैं, इतने समृद्धता भारत में होती है। हीरे जवाहरात, सोने, चांदी वगैरह वगैरह विभिन्न खनिज पदार्थ होते हैं, विभिन्न मसाले होते हैं, विभिन्न प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, इतनी भरपूर मात्रा में होती हैं कि भारत का व्यापार पूरे यूरोपीय देशों से होता था, अरब से होता था। फिर हम यह देखते हैं कि मध्य युग के पूर्व भी, यानी कि जब मध्य युग की शुरुआत नहीं हुई थी उसके पूर्व भी प्राचीन समय में भारत का व्यापार यूरोपीय देशों से होता था। और यूरोप से व्यापार करने के लिए अरब के व्यापारी भारत का पूरा माल अपने पास मंगाते थे, यानी कि सीधा रास्ता नहीं था। भारत से और यूरोप का व्यापार करने के लिए सीधा रास्ता नहीं था। भारत का सारा माल पहले कहां जाता था? अरब कंट्री में जाता था। अरबी जो व्यापारी होते थे वह अरबी व्यापारी भारत से माल को अपने यहां मंगाते थे, और अरब से फिर यह यूरोप में जाता था। अरब से फिर यह कहां जाता था? यूरोप में जाता था, कॉन्स्टेंटिनोपल में जाता था। भारत का पूरा माल पहले रोम के कॉन्स्टेंटिनोपल में जाता था। यह रोम की उसमें राजधानी थी, प्राचीन रोम की उसमें राजधानी हुआ करती थी। तो अरब से पूरा माल कहां जाता था? कॉन्स्टेंटिनोपल में जाता था। और फिर कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कुस्तुनतुनिया कहते हैं। तो कुस्तुनतुनिया से फिर सारा माल कहां जाता था? यूरोप में जाता था। और फिर कुस्तुनतुनिया से या कॉन्स्टेंटिनोपल से पूरा माल वेनिस में जाता था, जिनेवा में जाता था, इटली में जाता था। और वेनिस और जिनेवा उस समय मंडी कही जाती थी, यूरोप की मंडी कही जाती थी, जहां से सारे माल जहां सारे माल इकट्ठा होते थे। और वहां से फिर वेनिस और जिनेवा से सारे माल कहां जाते थे? पूरे यूरोप में वितरित किए जाते थे, बेचे जाते थे, पूरे यूरोप में बेचे जाते थे। और वेनिस और जिनेवा को अच्छा प्रॉफिट होता था। तो इस व्यापार के जरिए कॉन्स्टेंटिनोपल पूर्व और पश्चिम के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया था, और इसे यूरोपीय व्यापार का द्वार भी कहा जाता था। यूरोपीय व्यापार का द्वार, यूरोपीय व्यापार का द्वार।
यूरोपीय व्यापार का द्वार कहते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल को। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत से होने वाले जो व्यापार होते हैं, उस व्यापार पे अरबियों का अधिकार हो जाता है, एकाधिकार होता था। लेकिन फिर भी अरब से जो माल भेजे जाते थे, यूरोप में भेजे जाते थे, इटली के वेनिस और जिनेवा में, रोम में भेजे जाते थे, उस माल से भी उनको अच्छा मुनाफा होता था, उस माल से भी अच्छा मुनाफा होता था। और इस समय जो व्यापार होता था, भारत का व्यापार होता था, वह विभिन्न वस्तुओं का होता था, जैसे कि मसालों का व्यापार होता था, लाल मिर्च का, रेशम का, लाल मिर्च का, रेशम का, सूती माल का, और विभिन्न सूखे मेवों का व्यापार होता था। दक्षिण भारत से सूखे मेवों का व्यापार होता था और इनकी यूरोप में खूब बिक्री होती थी, यूरोप की मंडियों में खूब बिक्री होती थी। और यह पूरा माल जो भारत से यूरोप जाता था, यह 3 रास्तों से जाता था। इसके लिए 3 रास्ते होते हैं। पहला मार्ग पूरी तरह से थल मार्ग था। जो 3 रास्तों से व्यापार जाता था, पहला था थल मार्ग होता है, थल मार्ग। यह जो थल मार्ग होता है, यह पंजाब से होकर, पेशावर होकर, खैबर दर्रा होकर, काबुल कंधार और ईरान होते हुए तुर्की जाता था। यह तुर्की जाता था, तुर्की में जाता था, यानी कि यह थली मार्ग था। दूसरा जो था वह आधा थल मार्ग था, आधा समुद्र मार्ग था। और जो दूसरा मार्ग होता है वह थली मार्ग होता है और जली मार्ग होता है। इसमें जो सारा माल होता है भारत का, सूरत के बंदरगाह से होते हुए, यह अरब सागर होते हुए, फारस की खाड़ी होते हुए वसरा जाता था, और वसरा से फिर कहां पहुंचता था? रोम के बंदरगाहों पर पहुंचता था, और रोम के बंदरगाहों से फिर सारा माल यूरोप में जाता था। जो तीसरा मार्ग होता है, वह पूर्ण रूप से समुद्री मार्ग होता है, तीसरा। यह जो समुद्री मार्ग होता है, इसमें भारत का सारा माल अरब सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए, मिस्र की नील नदी से होते हुए यह रोम के बंदरगाहों पर पहुंचता था। मिस्र की नील नदी होते हुए रोम के बंदरगाहों पर पहुंचता था, और फिर रोम के बंदरगाहों से यह वेनिस और जिनेवा पहुंचता था। फिर वेनिस और जिनेवा से भारत का सारा माल पूरे यूरोप में बेचा जाता था और एक अच्छा मुनाफा कमाया जाता था। तो कुछ शताब्दियों तक सारा व्यापार इसी तरह से चलता है, यानी कि कुछ शताब्दियों तक सारा व्यापार इन्हीं 3 मार्गों से चलता रहता है। परंतु जब अरब शक्तिशाली हो गए और मध्य एशिया पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, ईरान पर अधिकार कर लिया, मेसोपोटामिया, तुर्की और मिस्र में उनका साम्राज्य फैला, फिर धीरे धीरे जब अरबों का अधिकार हो जाता है और अरब कंट्री में, पूरे अरब कंट्री में अधिकार हो जाता है, फिर 13वीं शताब्दी में हम देखते हैं, 13वीं शताब्दी में तुर्कों का भी उदय हो जाता है। जब अरबों का विभिन्न क्षेत्रों में एकाधिकार स्थापित हो जाता है, साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तो विभिन्न मार्गों पर अरबों का कब्जा हो जाता है। तो सारा माल पहले अरब कंट्री जाता है, उसके पश्चात यह यूरोप जाता था। यानी कि यूरोपियों को डायरेक्ट भारत से माल मंगाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होता है, उसमें बिचौलिए का काम करते हैं अरब व्यापारी, और अरब व्यापारी भी भारत से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जब 13वीं शताब्दी में और 14वीं शताब्दी में तुर्कों का उदय हो जाता है, तो यह अरब के पूर्वी हिस्से पर, पूर्वी साम्राज्य पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। अरब के पूर्वी साम्राज्य को अपने अधिकार में कर लेते हैं और तुर्कों का साम्राज्य भारत से लेकर बाल्कन राज्यों तक फैल जाता है। भारत के सीमा से लेकर बाल्कन राज्यों तक फैल जाता है, और इन तीनों रास्तों पर तुर्कों का कब्जा हो जाता है और यूरोप के लिए सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। यदि यूरोप के व्यापारी व्यापार करना भी चाहते हैं तो उनके माल को लूट लिया जाता था, और इस तरह से यूरोपियों के द्वारा भारत से व्यापार करने के मार्ग बंद हो जाते हैं, और अब भारत से व्यापार उनका ठप पड़ जाता है। और जब तुर्कों ने भारत और यूरोप के व्यापारिक मार्ग बंद कर दिए, तब यूरोप के व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए नए नए रास्तों की तलाश करना शुरू कर दिया। उनका कोई रास्ता नहीं था। जो रास्ते थे, 3 रास्ते थे, उन तीनों रास्तों पर तुर्कों का कब्जा हो गया था, और वह अब नए रास्तों की तलाश करने लगते हैं, और वह ऐसे रास्तों की तलाश करने लगते हैं जो तुर्कों के क्षेत्र से बाहर हों,
क्योंकि यदि तुर्कों के क्षेत्र में होंगे तो तुर्क उनके सारे माल को लूट लेंगे। तो वह ऐसे रास्ते की तलाश करने लगते हैं कि जो तुर्कों के क्षेत्र से बाहर हो और वह समुद्र के जरिए भारत आने की सोचते हैं। और फिर भारत से व्यापार करने के लिए और नए मार्गों की तलाश करने के लिए उन्होंने पूरब और दक्षिण की यात्राएं प्रारंभ कर दी। यूरोपीय नागरिकों ने, यूरोपीय व्यापारियों ने पूरब और दक्षिण की यात्राएं करना प्रारंभ कर दी। तो सबसे पहले स्पेन के राजा ने भारत से व्यापार करने के लिए कोलंबस को बुलाया। कोलंबस एक कुशल नाविक होता है। कोलंबस को बुलाया 1492 में कोलंबस को बुलाया और कोलंबस को सारी सुविधाएं प्रदान की। कोलंबस अपनी जहाज लेकर भारत की यात्रा पर निकल पड़ता है और दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाते लगाते यह कहां पहुंच जाता है? अमेरिका पहुंच जाता है। यह 1493 में अमेरिका पहुंच जाता है। 1493 में यह अमेरिका पहुंच जाता है और इसको आना होता है भारत, लेकिन यह दक्षिण अफ्रीका से चला जाता है पश्चिम की तरफ, जबकि इसको पूर्व की तरफ आना चाहिए था। यदि पूर्व की तरफ आता तो शायद भारत की खोज कर पाता, लेकिन यह पश्चिम की तरफ चला जाता है और पश्चिम की तरफ जब चला जाता है तो यह अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका की खोज करता है। फिर अमेरिका की खोज करने के पश्चात वहां से सोने चांदी विभिन्न रत्न लेकर यह स्पेन पहुंचता है। फिर यह 1495 में यात्रा करता है, फिर 1498 में यात्रा करता है। तो इस तरह से इसने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की जाती है। अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस के द्वारा की जाती है और अमेरिका महाद्वीप पर फिर स्पेन वासियों का एक अधिकार स्थापित हो जाता है, साम्राज्य स्थापित हो जाता है। स्पेन व्यापार करने लगता है। अमेरिका के साथ सबसे पहले स्पेन के द्वारा व्यापार प्रारंभ किया जाता है। तो जिस समय कोलंबस को यात्रा पर भेजा जा रहा था, उसी समय पुर्तगालियों के द्वारा वास्को डिगामा को भी भारत से समुद्री रास्तों की खोज करने के लिए भारत भेजा गया, यात्रा पर भेजा गया। वास्को डिगामा अपनी जहाज लेकर, अपनी नाव लेकर और कुछ यात्रियों के साथ यह दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाता है। दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाते लगाते यह पूर्वी छोर पर पहुंच जाता है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी छोर पर पहुंच जाता है और पूर्वी छोर में यह मोजाम्बिक पर पहुंच जाता है। कब? 1497 में यह मोजाम्बिक पर पहुंच जाता है और मोजाम्बिक में इसकी एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद से मुलाकात होती है। भारतीय व्यापारी यह होता है, भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद से मुलाकात होती है। और जब अब्दुल मजीद से मुलाकात होती है तो अब्दुल मजीद वास्को डिगामा को लेकर फिर भारत आ जाता है 1498 में भारत आ जाता है और भारत के बंदरगाह कालीकट पर आ जाता है। कालीकट का उसमें जो राजा होता है वह जमोरिन होता है, उसको जमोरिन बोला जाता था। जमोरिन के द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया जाता है और जमोरिन के द्वारा वास्को डिगामा को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। अब जब जमोरिन के द्वारा वास्को डिगामा को व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है तो वास्को डिगामा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर अपना व्यापारिक आधिपत्य स्थापित कर लेता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यह अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां कालीकट में खोलता है और केरल में खोलता है, केरल के कोचीन में खोलता है, कन्नौर में खोलता है और फिर यह 1510 ईस्वी में यह गोवा पर अधिकार कर लेता है। 1510 ईस्वी में यह गोवा पर अधिकार कर लेता है। इस तरह से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से यह व्यापारिक संबंध प्रारंभ कर देता है और सारा माल लेकर अपने देश वास्को डिगामा अपने देश पुर्तगाल जाता रहता है। और जैसे ही पुर्तगाली कंपनी आती है भारत में, वैसे ही पुर्तगालियों के साथ डच भी आ जाते हैं। हालैंड की कंपनी होती है डच भी आ जाते हैं। पुर्तगालियों के पश्चात डच भी 1598 में पुर्तगालियों के साथ डच यानी कि हालैंड की कंपनी होती है। हालैंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हालैंड की कंपनी होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डच व्यापारी भी 1498 में भारत आते हैं और दक्षिण अफ्रीका के रास्ते डच भी भारत आते हैं और यह 1602 ईस्वी में यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट
इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं 1602 ईस्वी में। तो डच के व्यापारी भी भारत आ जाते हैं, लेकिन जो डच व्यापारी होते हैं यह मसालों की अपेक्षा कपड़ों का व्यापार करना अधिक महत्वपूर्ण समझा और ये कपड़ों का व्यापार करने लगी, पुर्तगाली मसालों का व्यापार करने लगी। और फिर 1612 ईस्वी में डचों ने श्रीलंका पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। श्रीलंका पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और श्रीलंका से भी व्यापार करने लगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यह भी पुर्तगाल के साथ आते हैं। तो इस तरह से भारत में सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली आते हैं। उसके पश्चात कौन आता है? डच आते हैं। लेकिन इसकी स्थापना 1602 में की गई थी, जबकि इसके पश्चात, डचों के पश्चात भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। और यह जो डच व्यापारी होते हैं यह दक्षिण भारत के विभिन्न शहरों में अपना व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करते हैं, जैसे मछलीपट्टनम, यमनयाही, चंद्रनगर, नागापट्टनम, उड़ीसा, कोचीन इत्यादि विभिन्न जगहों पर इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। परंतु अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आगे इनका प्रभाव अधिक दिनों तक नहीं चल पाया था, क्योंकि इसके पश्चात अंग्रेज भी आ गए थे और फ्रांसीसी भी आ गए थे। तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के आगे इनका प्रभाव बहुत अधिक नहीं हो पाता है, पुर्तगाली और डचों का प्रभाव बहुत अधिक नहीं हो पाता है और यह कुछ राज्यों तक सिमट कर रह जाती है। डच कंपनी जो होती है वह बाद में फिर भारत छोड़ के अपने देश चली जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 31 दिसंबर, चूंकि भारत में पुर्तगाल आ जाता है, डच भी आ जाते हैं और इनकी पुर्तगालियों की देखा देखी ब्रिटिश व्यापारी भी एक कंपनी बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसका गठन 1600 में होता है। 31 दिसंबर 1600 में इसका गठन होता है। और जब 31 दिसंबर 1600 में इसका गठन होता है तो जो ब्रिटेन के व्यापारी होते हैं वह भी भारत आते हैं। ब्रिटेन के व्यापारी भी भारत आते हैं और उसमें भारत में शासन होता है सम्राट जहांगीर का। जहांगीर सम्राट होते हैं और 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी कैप्टन हाकिंस यह पहुंचते हैं। कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और अनुमति प्राप्त करते हैं, लेकिन जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों का वर्चस्व होता है। जहांगीर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन ये वापस नहीं जाते हैं, ये वहीं रह जाते हैं और अनाधिकारिक रूप से यह 1611 में अपनी फैक्ट्री खोलते हैं और अनाधिकारिक रूप से 1611 में यह मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करते हैं, मछलीपट्टनम में। फिर 1615 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी सर थॉमस रू जहांगीर के दरबार में जाते हैं और इनको अनुमति मिल जाती है। 1615 में जहांगीर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति मिल जाती है और फिर एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर होता है। जहांगीर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर होता है और जब हस्ताक्षर होता है तो औपचारिक रूप से 1615 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित करती है। इसके पहले अस्थायी कारखाना इसका कहां होता है? मछलीपट्टनम में होता है। कारखाना का मतलब व्यापारिक फैक्ट्री, यानी कि एक गोदाम की तरह से होता था, फैक्ट्री नहीं स्थापित करते थे। इनका एक गोदाम होता था और वही गोदामों में सारा माल इकट्ठा करते थे और वहां से माल इकट्ठा करके वह कहां ले जाते थे? ब्रिटेन ले जाते थे। तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब यह सूरत में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलते हैं, फिर मद्रास में खोलते हैं, बंबई में खोलते हैं, कलकत्ता में खोलते हैं, दिल्ली में खोलते हैं, आदि जगह व्यापारिक कोठियां इन्होंने स्थापित की। और फिर जब हम देखते हैं कि विभिन्न कंपनियां भारत में आ जाती हैं, पुर्तगाली कंपनी, डच की कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है, तो 1664 में फ्रांस की सरकार ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन करती है, इंडिया कंपनी की गठन करती है। और यह 1666 में भारत पहुंचते हैं, 1666 में भारत पहुंचते हैं फ्रांस की कंपनी। यह भी भारत पहुंचते हैं और भारत पहुंचकर यह विभिन्न जगहों पर कारखाना स्थापित करते हैं, जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी इत्यादि में इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां खोली। 1668 में इन्होंने पहला कारखाना सूरत में खोला, फिर 1669 में इन्होंने मछलीपट्टनम में खोला, फिर 1674 में इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां पांडिचेरी में स्थापित की। इस तरह से दक्षिण के कुछ हिस्सों पर फ्रांस का भी कब्जा हो जाता है, फ्रांस का भी व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक कब्जा हो जाता है, ये भी व्यापार करने लगती हैं। तो भारत में कितनी कंपनी आ जाती हैं? पुर्तगाली, डच की कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की कंपनी। और वहीं 1616 ईस्वी में डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में, और यह भी अपना पहला कारखाना तमिलनाडु के त्रावणकोर में खोलती है, फिर बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित करती है, परंतु इसका विस्तार बहुत अधिक नहीं हो पाया। और 1845 में जो डेनिश फैक्ट्रियां होती हैं वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी जाती हैं, डेनिश फैक्ट्रियां जो होती हैं वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि 1731 में स्पेन की कंपनी आती है, स्पेन की कंपनी आती है, स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेन की कंपनी आती है, लेकिन इसका भी प्रभाव बहुत अधिक नहीं रह पाता है, तो 1731 तक भारत में करीब 6 विदेशी कंपनियां आ जाती हैं। पहली कंपनी होती है पुर्तगाल की, दूसरी कंपनी होती है डच की, हॉलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरी कंपनी होती है ब्रिटेन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में जिसकी स्थापना की गई थी। और चौथी कंपनी होती है, ये तीसरी कंपनी है, ये पहली कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, ये तीसरी कंपनी है, ये चौथी कंपनी है। ये चौथी कंपनी 1616 में आती है। यह पांचवी कंपनी 1664 में आती है फ्रांस की, चौथी कंपनी डेनिश की आती है, और छठी कंपनी 1731 में स्पेन की आती है। तो 6 कंपनियां आ जाती है, लेकिन मुख्य संघर्ष जो होता है या मुख्य प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है, वह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। जितनी भी कंपनियां होती हैं वह धीरे धीरे व्यापार बंद कर देती हैं, या अपना व्यापार अंग्रेजों को सौंपकर या फ्रांसीसियों को सौंपकर या अपने देश चली जाती हैं। लेकिन इसमें पुर्तगाल की कंपनी जो होती है वह बनी रहती है। केवल 3 कंपनियां भारत में बनी रहती हैं, पुर्तगाल की कंपनी बनी रहती है, और ब्रिटेन की कंपनी बनी रहती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांस की कंपनी बनी रहती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यह 3 कंपनियां भारत में बनी रहती हैं। बाकी हॉलैंड की कंपनी भी भारत से चली जाती है, स्पेन की कंपनी भी भारत से चली जाती है, डेनिश की कंपनी भी भारत से चली जाती है। 3 कंपनियां भारत से चली जाती है। पुर्तगाली कंपनियों को बहुत अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता है। हालांकि पुर्तगाली कंपनियों के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष होता है। उस संघर्ष में समझौते किए जाते हैं कि पुर्तगालियों को दक्षिण के कुछ राज्यों तक ही सिमट कर रहना पड़ेगा, और पुर्तगाली दक्षिण के कुछ राज्यों तक सिमट कर रह जाते हैं। जो मुख्य संघर्ष होता है वह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। इनके बीच 3 संघर्ष होता है। 1742 का संघर्ष होता है, 1742 का, 1748 का, 1760 का। ये 3 कर्नाटक का युद्ध होता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच कर्नाटक का युद्ध होता है, जिसमें कि अंतिम लड़ाई जो होती है 1760 में वांडीवास की लड़ाई होती है। और 1660 में जब वांडीवास की लड़ाई होती है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित होना पड़ता है, या पराजित हो जाते हैं, और दोनों के बीच एक संधि होती है। और इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को केवल पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनाम, याही से ही संतोष करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में
सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं और इनके जगह पे मीर जाफर को वहां का शासक बनाया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को वहां का शासक नियुक्त करती है और फिर 1764 में एक युद्ध होता है। 1764 में एक युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में मीर जाफर पराजित हो जाता है और 1765 से पूरे बंगाल पर किसका आधिपत्य स्थापित हो जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। और कंपनी शासन की जो वास्तविक शुरुआत होती है वो 1765 से ही मानी जाती है। 1765 से ही मानी जाती है क्योंकि बंगाल में दोहरा शासन स्थापित हो गया था। बंगाल की सत्ता जो थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई थी और वहां पर फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 से लेकर 1772 तक 1760 से लेकर 1772 तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो जाता है। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी इतना धन लूटते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार को पता चलता है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है लेकिन वह अनैतिक तरीकों से, अनैतिक साधनों से, भ्रष्ट माध्यमों से वह व्यापार कर रही है, सारा धन केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ही अपनी जेबें में रख रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह कंपनी शासन के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का पहला कानून होता है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट के तहत ही बंगाल का प्रशासन कंपनी के अधीन हो जाता है और कंपनी का शासन जो होता है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक गवर्नर की नियुक्ति करती है और पश्चिम बंगाल और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। और फिर 1773 से फिर कंपनी शासन की शुरुआत हो जाती है। कब तक? 1857 तक, जब तक कि प्रथम क्रांति नहीं हो जाती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं हो जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके पृष्ठभूमि से अवगत कराऊंगा, इसके कारण से अवगत कराऊंगा, इसके प्रभाव से अवगत कराऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।